मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल। और आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। नाउ रिमेंबर, फिगर्स ऑफ स्पीच इतने सारे हैं और इतने डिफ़िकल्ट भी है कि एक वीडियो में उन सब के बारे में मालूमात हासिल करना आसान ज़रूर होगा, लेकिन उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल। इसलिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पार्ट्स में लर्निंग करेंगे। सो टुडे इन पार्ट 1 हम सिर्फ कुछ इजी वाले फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ सिमिली। नाउ व्हाट इज़ अ सिमिली? इट शोज़ द कंपैरिजन यूजिंग लाइक, एज, रिजेंबल्स और दैन। यानी यहाँ पर सिमिली इस फिगर्स ऑफ स्पीच में, इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, राइट? पर उसके लिए लाइक, एज, रिजेंबल्स और दैन ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो हियर सिमिली शोज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बट यूजिंग लाइक, एज, रिजेंबल्स और दैन ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यू कैन सी हियर, शी फ्लोटेड लाइक अ क्लाउड। शी यानी एक लड़की कोई है, वो फ्लोट करी, उड़ रही है, जैसे कि आसमान में बादल उड़ते हैं। सो यू कैन सी शी और क्लाउड, वो लड़की और बादलों में कंपैरिजन किया है यूजिंग लाइक ए लाइक। यानी जब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाएगा और बीच में लाइक, एज ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तब इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये हमको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सी, इट इज़ एज हॉट एज द बर्निंग कोल। यानी कोई भी एक चीज़ इतनी गर्म है जैसे कि गरम गरम कोयला। एज हॉट एज, कोयले के इतना गरम, इतना, एज इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली, एग्जैक्टली। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स वर बिजी, द स्टूडेंट्स वर एज बिजी एज बीज। मधुमक्खियों के जैसे वो स्टूडेंट्स क्या थे? बिजी थे। तो यहाँ पर एज का इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट्स को मधुमक्खियों के जैसा बताया गया है कि वो कितने बिजी थे? इतने बिजी थे, मधुमक्खियों के जैसे। देन नेक्स्ट, नेहा रिजेंबल्स हर मदर। नेहा उसके माँ के जैसे दिखती है। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको फेमस एक्ट्रेस काजोल का पिक्चर, यहाँ पर काजोल और उनकी बेटी, इन दोनों की फीचर्स आप देख सकते हैं, दे आर लुकिंग सिमिलर। तो यहाँ पे रिजेंबल यानी क्या? किसी के जैसा दिखना, इसलिए नेहा रिजेंबल्स हर मदर लाइक हर मदर इन ब्यूटी। खूबसूरती में वो अपनी माँ के जैसा दिखती है, जैसे दिखती है, राइट? सो रिजेंबल्स बताता है जैसे दिखना। नेक्स्ट, यू आर टॉलर दैन योर सिस्टर। तुम तुम्हारी बहन से कद में लंबे हो। नाउ यहाँ पे THN दैन दिया है। ये दैन बताता है कि तुमको तुम्हारे बहन से कंपेयर किया गया है हाइट में। सो यू आर टॉलर दैन योर सिस्टर, तुम अपने बहन से ज़्यादा लंबे हो। बहन से यहाँ पे दैन आया, से आया, इसलिए ये क्या हो गया? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आया सिमिली कैसे पहचानना है, जिसमें दैन, एज, लाइक, रिजेंबल्स ऐसे कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट, इसी के जैसा दिखने वाला लेकिन थोड़ा चेंज, मेटाफर होता है। मेटाफर में भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। इट शोज़ दैट टू थिंग्स आर सिमिलर, दो चीज़ें एक जैसी है ये बताई जाती है, बट उनमें लाइक, एज ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। नो, यहाँ पर उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे किया जाता है? देखो एग्जाम्पल के तौर पर, सी हियर इन द एग्जाम्पल्स, द बुक वॉज अ पासबुक। यानी ये बुक एक पासबुक है, ऐसा डायरेक्ट कहा, यानी बुक पासबुक के जैसी है, ऐसा नहीं बताया है। ये बताया है कि दिस बुक वॉज अ पासपोर्ट फॉर एडवेंचर। यानी जैसे कि पासपोर्ट क्यों लगता है किसी भी चीज़ को? जैसे हमको अगर जाना है, कहीं जाने के लिए हमको इजाज़त के तौर पे पासपोर्ट लगता है, राइट? बाउंड्री क्रॉस करनी है, दूसरे वतन में जाना है, तो हम पासपोर्ट इस्तेमाल करते। तो उनका कहना है कि ये बुक क्या है? ये बुक एक पासपोर्ट है, जिसकी वजह से तुम एडवेंचर जा सकते। यहाँ पर देखो, बुक में और पासपोर्ट में कंपैरिजन किया है, लेकिन यहाँ पे एज, लाइक ऐसा कोई अल्फाज नहीं है।
डायरेक्ट बताया गया कि बुक क्या है, पासपोर्ट है। ओके, बुक वॉज अ पासपोर्ट, बुक पासपोर्ट थी एडवेंचर करने के लिए। तो ये हो गया मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, हर्स हेयर वॉज सिल्क, उसके बाल सिल्क है। देखो उसके बाल रेशम है, बाल रेशम के जैसे है नहीं कहा है, उसके बाल रेशम है। हर हेयर वॉज सिल्क, यहाँ पे एज लाइक कुछ नहीं है, डायरेक्ट कहा गया उसके बाल सिल्क थे। राइट, ये हो गया मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। वन मोर, टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन, टीचर्स क्या है, वतन के बिल्डर्स है। ये बोलते जैसे ना वतन, नेशन क्या करते हैं, बिल्ड करते, बनाते हैं, रचना करने, राइट। सो दैट वे इट इज़। सो टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन, टीचर्स आर नॉट लाइक, टीचर्स आर, यहाँ पे डायरेक्ट इज एम आर वॉज वर इसका इस्तेमाल होता है। टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल, राम इज़ द स्टार ऑफ दिस क्लास, राम क्लास का स्टार है। स्टार होना यानी सम इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो, राइट। तो यहाँ पर राम को कहा गया है कि राम क्या है, क्लास का स्टार है, कि जैसा नहीं है, डायरेक्ट बताया गया है कि वो क्लास का स्टार है। तो यहाँ पर राम और स्टार दोनों में सिमिलैरिटी बताई गई है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया सिमिली में क्या फ़र्क है और मेटाफर में क्या फ़र्क है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, एलिटरेशन। इसको पहचानना सबसे आसान है। देयर इज़ रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ मोर देन वन और मैनी वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस में, एक लाइन में एक से ज़्यादा, मोर देन वन यानी दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसका बिगिनिंग साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड यूजुअली होता है या साउंड होता है, यानी किसी भी वर्ड की शुरुआत की आवाज़ जो रहती है वो सेम रहती है, उसको कहते हैं एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पिक्चर आपको दी है। ये एक मूवी है किंग कॉन्ग, राइट, कैन यू सी किंग कॉन्ग। सो यहाँ पर देखो इस किंग कॉन्ग में यू कैन सी स्टार्टिंग में के है, यहाँ पर भी के है, तो ये हो गया क, ये हो गया क, किंग कॉन्ग, क क क जो साउंड है ये रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, एलिटरेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है, यानी स्टार्टिंग का क क क का की हो गया, क का क हो गया, लेकिन क साउंड क्या है, रिपीटेड है। यानी जब दिए गए लाइन में वर्ड्स के शुरुआत के लेटर्स जो रहेंगे अगर वो सेम रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हो गया एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको आगे बताती हूँ। देखो लाइन्स रहेंगे अभी, जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर, पी 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 पी। तो यहाँ पे स्पेलिंग देखने की जगह पे हमको उसका साउंड देखना है, प प प प प प प पीटर, प पी पाइपर, प पिक्ड, प पेक, प पिकल्ड एंड प पेपर। प साउंड रिपीट हुआ तो ये हो गया एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। देन सिली सैली sang a silly summer song, स सिली, स सैली, स sang, स सिली, स समर, स सॉन्ग। स साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए ये हो गया वापस एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। देन फेयर फाउल्स हैव फेदर्स फेयर, फ फेयर, फ फाउल्स, फ फेदर्स, फ फेयर, फ साउंड इज रिपीटेड। इस तरीके से लास्ट वाला एक देखो, यहाँ पे सिर्फ दो दिखते हैं बट फिर भी ये क्या हो गया, एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। स्ट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, स्ट स्ट। ओके, दिस इज़ अ ब्लेंड, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग साउंड क्या है, सिमिलर है, तो इन्हें कहा जाता है एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद चौथा सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, देयर इज़ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू एम्फसाइज सर्टेन थिंग्स। किन मुद्दों पर अगर आपको ज़ोर देना है, उनके बारे में बताना है, ठोस बातें बतानी है, तो वहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, जहाँ पर वर्ड्स रिपीट होते हैं या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं या फिर क्लॉजेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो एक मूवी आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे, भाग मिका भाग मूवी आपने सुनी तो होगी। सो हियर यू कैन सी भाग मिका भाग में भाग एंड भाग रिपीट हो रहा है, भाग मिका भाग। सो ये क्या हो गया, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, भाग भाग, इसलिए ये हो गया रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, सो हियर
इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला है हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस। वेज, वेज वर्ड रिपीट हो गया, ये हो गया रिपीटेशन। देन दे ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, 3 बार ट्राइड 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 आ गया, ये हो गया वापस रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे ध्यान दो, कभी वो वर्ड्स जोड़ के आ सकते हैं, कभी एक दूसरे से एक वर्ड के बीच में छोड़ के आ सकते हैं, या फिर शुरू में या आखिर में भी आ सकते, लेकिन जब पूरा वर्ड रिपीट होता है इसका मतलब वो है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इन्वर्जन, ये भी एक आसान फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, जो हमारी करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव SVO, ये बिल्कुल फॉलो नहीं होती। पोएट यानी शायर जो रहते, कवि जो रहते हैं, वो अपने हिसाब से उनको चेंज करते हैं राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए या फिर पोएटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि देखो, डाउन द लेन ऑफ आई गो, डाउन द लेन ऑफ आई गो, लाइन लेन की तरफ यानी गली की तरफ ये मैं निकला, यही सही क्या हो गया, आई गो ऑफ डाउन द लेन, मैं गली की तरफ निकला, राइट। तो ये हो गया इन्वर्जन, यानी ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट होता है, उसकी सही ऑर्डर ये है आई गो ऑफ डाउन द लेन। वन मोर देखो, डिसीजंस आई मस्ट मेक, 10th स्टैंडर्ड के लिए लाइन है, और सही क्या है, आई मस्ट मेक डिसीजंस, मुझे सही डिसीजन लेने हैं, ये हो गया इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर ये सही ऑर्डर में नहीं है। देन यू हैव बियॉन्ड द वॉल प्लेस द बॉय टॉल, वॉल और टॉल ये राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड मेंटेन करने के लिए पोएट ने चेंज किया है, लेकिन इसका रियल सेंटेंस ग्रामेटिकल क्या होगा, द टॉल बॉय प्लेज बिहाइंड द वॉल, वो लंबा लड़का दीवार के पीछे खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर शायर ने क्या किया है, बियॉन्ड द वॉल प्लेस द बॉय टॉल, चेंज कर दिया। दिस इज़ इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच, यानी राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए शायर क्या करते हैं, अपने लाइन जो है वो ग्रामेटिकली सही नहीं रखते, उनको घुमाते हैं, और ये पोएट्रीज़ में, पोएम्स में अलाउड होता है। देन यू हैव द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रफी। अभी एपोस्ट्रफी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम यानी जो शायर है, स्पीकर ऑफ द पोएम है, वो उन चीज़ों से बात करता है जो इनएनिमेट है, इनएनिमेट यानी बेजान चीज़ें, सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी जो हमारी सोच में होता है, और इस तरीके से हम उनसे बात करते हैं कि एज़ इफ़ दे आर लिविंग, जैसे कि वो जानदार है या फिर हमारे सामने अब्सेंट है, मौजूद नहीं है, फिर भी हम उनको मानते हैं कि हमारे सामने वो प्रेजेंट है, यानी हमारे सामने होते नहीं, अब्सेंट रहते, लेकिन हम मानते कि वो हमारे सामने प्रेजेंट है और उनसे हम बात करते। यानी एपोस्ट्रफी वो फिगर ऑफ स्पीच करते हैं जहाँ पर हम उन चीज़ों से बात करते हैं जो क्या है, इनएनिमेट, बेजान है, जो चीज़ें हमारी सोच में रहती है, जैसे कि आइडियाज़ रहती है, या फिर वो चीज़ें जो मौजूद ना होने के बावजूद हम उनको प्रेजेंट मानकर उनसे बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ओ एक्सल्ट ओ शोर एंड रिंग ओ बेल्स, यहाँ पे शोर यानी क्या, किनारा, राइट, एंड बेल्स यानी कि आपको पता है बेल, तो क्या हम बेल से या किनारे से बात कर सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर शायर उनसे बात कर रहा है। एक्सल्ट शोर, एक्सल्ट ओ शोर, रिंग ओ बेल्स, ओ बेल्स तुम बज जाओ, क्या बेल्स हमारे कहने से बजते हैं, नो, हमको उनको बजाना पड़ता है। नेक्स्ट लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम, यानी ए आज़ादी, लिबर्टी यानी आज़ादी, तुम्हारे नाम पर यानी आज़ादी के नाम पर कितने सारे गुनाह क्या हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, राइट, यानी हम ये लिबर्टी को बता रहे कि तुम्हारे नाम पर कितने गुनाह, आज़ादी है, ये बोलकर तुम्हारे नाम पर कितने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे, गुनाह कर रहे। स्टॉप पोरिंग डियर रेन, ए बारिश तू ज़रा रुक जा, क्या हमारे बोलने से बारिश रुकती है, नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि हम उसके बाद बात कर सकते हैं। देन गुड बाय विंटर, ठंड के मौसम को हम कहते हैं अच्छा विंटर, बाय बाय। तो इस तरीके से क्या है, देखो यहाँ पर शोर, किनारे से, बेल्स, लिबर्टी यानी आज़ादी, रेन बारिश या विंटर, ये इन चीज़ों से बात करते हैं। इस तरीके से जब शायर पोएम में लिखते हैं तब वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एपोस्ट्रफी, जब हम उन चीज़ों से बात करते हैं जो बेजान है, जो हमारी कल्पना है, हमारी सोच है, और वो चीज़ें जो क्या है अब्सेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्स के साथ बात करते हैं, गॉड हमारे साथ प्रेजेंट नहीं रहते, फिर भी हम बोलते हैं ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, राइट, तो यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। एंड देन
द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वील बी डूइंग इज़ पर्सोनिफिकेशन। एकदम आसान ये भी है। पर्सोनिफिकेशन यानी क्या? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें के ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी यहाँ पर हम उन बेजान चीज़ों को ऐसा मानते हैं कि उनमें जान है, राइट, और वो इंसान के जैसे हरकतें कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी यानी क्या? हिंदी में बोलते हैं ना, चिंता, टेंशन जो रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो कि एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो इसका मतलब हमको क्या कहना है कि ये लड़की टेंशन में है, राइट, शी इज़ वरीड। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, शायर ने कैसे उसका इस्तेमाल किया है कि शी इज़ एंशियस नहीं कहा है, वो चिंता में है, वो टेंशन में नहीं कहा, डायरेक्ट कहा है कि उसके चेहरे पे जैसे कि चिंता आके बैठी है। कैन एंजाइटी सिट लाइक अस? क्या एंजाइटी हमारे जैसे किसी के चेहरे पे बैठ सकती है? नहीं, बैठना इंसान की एक्शन है, ह्यूमन एक्शन इट इज़। लेकिन यहाँ पर माना गया है कि जैसे कि वो टेंशन, एंजाइटी इसके चेहरे पे जाके बैठी है। यहाँ पर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। और एक एग्जाम्पल देखो, द सन सैंक इन द ओशियन। सन ओशियन में डूब गया। क्या सूरज सच में पानी में डूबता है? हमको जोग्राफिकल रीजंस पता है कि सन कभी डूबता नहीं, हमारी अर्थ घूमती है। लेकिन डूबना किसकी एक्शन है? जिसमें जान है, लेकिन सन जानदार चीज़ नहीं है। इसके लिए यह क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। वन मोर देखो, टॉल ग्रास डांस विद द विंड। नाउ टेल मी, क्या घास हवा के साथ डांस कर सकती है? नहीं। डांसिंग किसकी एक्टिविटी है, किसका काम है? जिसमें जान है। और ग्रास, घास एक बेजान चीज़ है, लेकिन वो हवा के साथ झूमती है, हिलती है। इसके लिए यहाँ पे डांसिंग ऐसा माना गया है कि घास क्या करे? हवा के साथ डांस कर रही है, जो एक्चुअली ग्रास नहीं करती। इसके लिए डांसिंग जो इंसान की एक्शन है वो ग्रास पर थोपी गई है। इसके लिए यहाँ पर हो गया पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। वन मोर देखो, द मून इज स्माइलिंग। चांद हंस रहा है। क्या बताओ आपको, चांद सच में हंस सकता है? नहीं, ये तो एनिमेशन है, आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये यूजुअली शायर जो रहते हैं, पोएट रहते हैं, वो अपने पोएम में ऐसे इमेजिन करते, जैसे फूल हंस रहे, तारे हंस रहे, या फिर चांद हंस रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ें एक्चुअली इंसान जैसी एक्शन करती है ऐसा माना गया है, वहाँ पर क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। तो जो इजी वाले फिगर्स ऑफ स्पीच थे वो हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। वी विल स्टॉप एंड टू बी कंटिन्यूड, यानी बचे हुए जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी इसी तरीके से हम आसान तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।